नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है राहु का जो गोचर होने जा रहा है, मेष राशि से निकलकर मीन राशि में राहु 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करने जा रहा है। इस गोचर का प्रभाव सिंह लग्न पर और सिंह राशि वालों के ऊपर क्या होगा, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। आप सभी के सामने सिंह लग्न का चार्ट है, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न हाउस है। और राहु जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। इस घर से निकल के जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि से निकलकर 1 नंबर मतलब मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वो आपको अष्टम हाउस है, 8वां घर है। आप सभी जानते हैं लग्न के अंदर, लग्न चार्ट में जो 8वां घर होता है वो इनोवेशन का है, रिसर्च का है, गुढ़ ज्ञान का है, मंत्र ज्ञान का है, आध्यात्मिक ज्ञान का है। और बड़े जो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, जैसे कि रोग के रूप में, वो भी आपको 8वें घर से उसका आकलन किया जाता है। जब जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मीन राशि। अब मीन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको गुरु होते हैं। जब इस घर में राहु गोचर करेगा तो सबसे पहले वो आते ही इस घर के से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ में जो राहु का संबंध है वो आपको शत्रुवत संबंध है। लेकिन एक जैसा ऐसा नहीं है कि पूरे 540 दिनों तक जब इस घर में जो गोचर करेगा राहु, वो एक जैसा प्रभाव देगा। वो तीन भागों के अंदर उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। शुरू का जो 60 दिन होगा वो उसका ऐसा प्रभाव होगा कि वो अपने गुरुजनों के प्रति उसके जो भाव होंगे वो आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। अपने गुरुओं का अपमान कर सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। गुरु के बातों में नहीं आने के उसके साफ लक्षण दिखेंगे। गुरु के बातों का अनादर करने की स्थिति बनेगी। और गुरु कौन है? गुरु जो भी आपके जीवन में जो बड़े लोग हैं, जो जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिला है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके धर्मगुरु हो सकते हैं। ये सारे लोग आपको गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारे लोगों के प्रति आपका उस जातक का जो रवैया होगा, जो भी लोग सिंह लग्न के होंगे, उनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस चीज़ से बचने की आवश्यकता है। ये आपको प्रभाव जो है पहले 60 दिनों में ज़्यादा प्रभावशाली होगा। उसके बाद जब राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेगा, शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो फिर ऐसी कंडीशन बनेगी कि व्यक्ति जो है वो आपको, ये मान लो उत्तरा भाद्रपद, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब उसका गोचर होगा तो फिर राहु अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव को बढ़ा देगा, इनोवेशन को बढ़ा देगा। वो व्यक्ति मंत्रों के रिसर्च करने में लग जाएगा, मंत्रों को जानकारी हासिल करने में लग जाएगा और अलग अलग तरह के इनोवेशन करने की कोशिश करेगा अध्यात्म से संबंधित। और उसको जानकर फिर अपने गुरुजनों को छोटा दिखाने की भी कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। वो बताएगा कि नहीं देखो, मैं इस क्षेत्र के में मैं भी जानता हूँ और इतना जानता हूँ, आप थोड़े कम जानते हो, ऐसी स्थिति बना सकता है। उसके बाद जब राहु रेवती नक्षत्र में जब गोचर करेगा इस घर के अंदर, तो उस पीरियड में इस घर से संबंधित आपको व्यक्ति जो है वो ज्ञानी होकर के, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन सारे क्षेत्र से, इस घर से संबंधित जैसे इनोवेशन को बढ़ाएगा और उसमें आपको सफलता भी हासिल करेगा। ये आपको पर्टिकुलर इस घर पे प्रभाव डालेगा।
अब राहु की आप सभी जानते हैं, राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जब राहु यहाँ पर गोचर करेगा तो राहु की पहली जो दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि, वो किस घर के अंदर होगी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, जिसको हम द्वादश हाउस कहते हैं, 12वां हाउस जिसको कहते हैं। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ राहु का संबंध शत्रुता का है। आप सभी जानते हैं अति शत्रुता का है। राहु जो है कि चंद्रमा को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। तो वो इस घर से संबंधित जो द्वादश हाउस है, जो आपका 12 नंबर हाउस है, जो जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, उस घर से संबंधित जो प्रभाव होंगे वो नकारात्मक हो जाएंगे। और नकारात्मक, अब उसमें भी जो है कि 3 भागों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़े सकारात्मक भी आएंगे बीच में परिस्थितियाँ, वो भी मैं चर्चा करूँगा आपको। लेकिन पहला जो है कि वो नकारात्मक प्रभाव डालते हुए द्वादश हाउस से संबंधित, द्वादश हाउस को हम लोग किस रूप में जानते हैं? खर्चे से जानते हैं। तो पहला चीज जैसे ही वो आएगा, आपके व्यक्ति का जो है ना कि व्यय बढ़ा देगा, खर्चे को बढ़ा देगा, मानसिक रूप से पीड़ित करने की कोशिश करेगा। माता के हेल्थ में आपको कमी देखने को आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है पीड़ित होंगे इस पीरियड में। और जब चंद्रमा का संबंध जो है कि वो आपको माता से है, तो माता की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद ये आपको जो परिस्थितियां हैं वो शुरू के 60 दिनों तक रहेंगी। बीच का जो 240 दिनों का पीरियड होगा, उस पीरियड में जब राहु वहाँ पर जो है कि अपना दृष्टि डालेगा, तो जो द्वादश हाउस होता है वो अध्यात्म का भी होता है। तो वहाँ पर चंद्रमा, शनि और बुध, चंद्रमा, शनि और फिर राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और ये तीनों मिल करके आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि व्यक्ति जो है कि अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारू हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि वो बहुत ज़्यादा नैतिक बात करने लगेगा, आध्यात्मिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा नैतिक हो जाएगा। शनि क्या है? नैतिकता के कारक है। तो राहु जो है कि जब शनि को प्रभावित करेंगे तो नैतिकता को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब आप ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा अति अनैतिकता उसके अंदर दिखने लगेगी। ऐसी स्थिति बना सकता है। साथ में आपको जो है कि जब लास्ट के गोचर करेगा, वो आपको बुध के नक्षत्र में, जो आप जानते हैं कर्क राशि के अंदर विशाखा नक्षत्र शामिल होते हैं। साथ में आपको जो है कि विशाखा के बाद में ये अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र शामिल होते हैं। आपको जो है कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र शामिल होते हैं। तो आपको जो है कि कर्क राशि के अंदर जब वो पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर जब दृष्टि होगी, तो उस पीरियड में गुरु को प्रभावित करेगा, माता को प्रभावित करेगा। उसके बाद जब शनि पुष्य नक्षत्र के ऊपर जब उसकी दृष्टि होगी, तो बहुत ज़्यादा अति अनैतिक होकर के वो अपना काम जीवन में जो है ना कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, इनोवेशन करेगा। वो आपको अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होकर कार्य करेगा। उसके बाद जब उसकी दृष्टि जो है कि अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर पड़ेगी, तो उस पीरियड में फिर व्यक्ति जो है कि थोड़ा तार्किक होकर, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। ओवरऑल इस पीरियड में चौथे घर पर, चौथे नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है 4th हाउस, 12th हाउस जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, उस घर पे दृष्टि डालते हुए सबसे जो नकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि व्यक्ति का मन पीड़ित होगा, खर्चे बढ़ाएगा, और साथ में माता के हेल्थ पर उसके जो प्रभाव होंगे नकारात्मक देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद राहु जो है कि अपनी 7वीं दृष्टि से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर मतलब धन का भाव, ये लग्न के बाद दूसरा जो घर होता है वो आपको धन का भाव होता है। और 6 नंबर मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध के साथ राहु का संबंध मित्रवत। तो राहु जो है कि इस घर से संबंधित ओवरऑल, अगर आप पूरा जो 540 दिनों का पीरियड होगा, इसमें भी आपको 3 भागों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे 540 दिनों तक उसको सिर्फ फायदा ही फायदा होता रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस घर से संबंधित राहु जो है कि सकारात्मक प्रभाव देगा, धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और साथ में जो शुरू का जो ये मान सकते हो कि शुरू का जो 180 दिनों का जो पीरियड होगा, शुरू का जो 180 दिनों का पीरियड होगा, इस पीरियड में व्यक्ति जो है कि थोड़े से जो है कि धन का आप ये मान लो बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा जो है कि अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल, व्यक्तित्व को उभारने के चक्कर में, व्यक्तित्व को दिखाने के चक्कर में वो अपने जो है कि खर्चे को बढ़ा सकता है, धन का वहाँ पर उपयोग कर सकता है। वो ऐसी स्थिति बनेगी। जैसे ही जो है कि आपको 180 दिनों के बाद जब आपको 240 दिनों का जो पीरियड होगा 180 के बाद का, उस पीरियड में फिर जो है राहु ये मान लो कि व्यक्ति के मन को थोड़ा सा पीड़ित करेगा। और पीड़ित करने के साथ साथ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना करके
और अपने धन को मतलब ऐसा रहेगा कि मन पीड़ित होते हुए बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लो कि टेक्निकल होकर, तार्किक होकर के धन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति होगी। और कहीं तक ये भी माना जा सकता है कि उस पीरियड में फिर जो है कि उसको धन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी मिलेंगे। लेकिन इस पीरियड में यही परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होकर के धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है कि कुछ नकारात्मक काम को भी सकारात्मक मानकर या फिर उसको कुछ गलत चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट करके धन को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। वो थोड़ा ठीक नहीं मानेंगे। नैतिकता के तौर पे वो ठीक नहीं है, लेकिन धन के तौर पे धन तो बढ़ा ही लेगा, लेकिन उसमें जो है कि आपके मन, आप ये मान सकते हो कि वो मन को पीड़ित होकर के मतलब अनैतिक तरीके से धन को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। लास्ट का जो है कि आपको जो 120 दिनों का पीरियड होगा, उस पीरियड में भी धन, राहु जो है धन को बढ़ाएगा और धन को बढ़ाने के साथ साथ जो धन का खर्च है वो बढ़ जाएगा। और खर्च किस पर? सुखों पर खर्च किए जाएंगे। ऐसे आपके भाव आ जाएंगे। 9वीं दृष्टि राहु की जो पड़ेगी, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए। मंगल से राहु के साथ संबंध शत्रुता का है। आप ये मान सकते हो राहु का संबंध शत्रुता का है। तो उस पीरियड में जो है कि मंगल के ऊपर जब राहु का प्रभाव पड़ेगा तो आप ये मान लो व्यक्ति जो है कि अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा वो ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अपने जो है ना कि उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी और साथ में अपने सुखों पर खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति बन सकती है। और उसमें भी जो है कि 3 भागों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। शुरू के जो 3.5 होंगे उस पीरियड में उसके जो परिणाम होंगे वो आप ये मान सकते हो कि अपने बड़े का बात ना मानते हुए भी, जैसे जो चीज़ अपने सुख को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसा करने जाएगा जिसमें जो है कि उसके बड़े कहेंगे, रोकेंगे, माता पिता भी रोक सकते हैं कि भैया ये चीज़ मत करो, ये जो है कि गलत चीज़ें है, ये सही पीरियड नहीं है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को वो करने की कोशिश करेगा। उस पीरियड में जो है कि अपने गुरुओं का अपमान करके उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा और धन का कहीं ना कहीं उसमें क्षय करेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। जो उसके बाद का जो है आपको 240 दिनों का पीरियड होगा, वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि उस पीरियड में वो उसको अपने मतलब सुख से संबंधित चीज़ें, खासकर जो गाड़ी है या फिर कोई कार ड्राइव करता है तो उसको इस चीज़ों को अवॉइड करने का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर शनि, मंगल और राहु तीनों शामिल हो रहे हैं। इसलिए खासकर मैं सिंह लगन वालों को एक सचेत करना चाहता हूँ कि उस पीरियड में आपको बच करने की आवश्यकता है। शुरू के 60 दिनों के बाद 240 दिनों तक। उसके बाद आपके जो है ना कि जैसे ही वो बुध के नक्षत्र में जब गोचर की दृष्टि होगी, वो 240 दिनों तक, लास्ट का जो 240 दिनों तक, उस पीरियड में फिर राहु जो है कि इस घर से संबंधित धन को भी बढ़ाएंगे और धन का बढ़ाते हुए वो सुखों पर बढ़ाने की कोशिश करेगा और घर के अंदर जो है कि वो सुख सुविधाएं पर अपना खर्च करेगा। ये इसके परिणाम होंगे ओवरऑल राहु के गोचर का। साथ में आपको ये कहना चाहूँगा कि जो गोचर का परिणाम होता है, ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता है वो 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि किसी भी जातक के जीवन में जो रियल में परिणाम देखने को मिलता है वो गोचर का भी देखने को मिलता है, साथ में लग्न चार्ट का। व्यक्ति का जो अपना जो लग्न चार्ट है, उस लग्न चार्ट के अंदर ग्रहों की स्थिति कैसी है, ग्रहों की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी नकारात्मक है या कितनी सकारात्मक है, उसको लेकर के फिर साथ में गोचर को लेकर के उसके बाद जो उसका मिक्सचर निकल के आता है, उसका जो प्रभाव है वो आपको जीवन में देखने को मिलता है जातक के ऊपर। अगर मान लो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है उसके जो खुद के जो लग्न चार्ट है, ऐसे पीरियड में जो गोचर के नकारात्मक प्रभाव भी हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। आपको कम उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान सकते हो कि 60-40 मिला करके गोचर और प्लस लग्न चार्ट, उसके बाद जो परिणाम निकल के आता है वही जो है जीवन में लागू होता है जातक के ऊपर परिणाम के रूप में। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।